Hello everyone, welcome back to Literature IQ Education. In today's class, we are going to discuss about few Caroline writers and their major works. But before that, let's see why this period from 1625 to 1649 is known as Caroline period. So let's figure it out. The very first thing, the Caroline period starts from 1625 and it spans till 1649. Actually, कैरोलिन एज रेफर्स टू द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। देखिए ये जो पीरियड है ये पीरियड चार्ल्स फर्स्ट के रेन के ड्यूरिंग जो है ये लाई करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैरोलिन पीरियड। व्हाई कैरोलिन? बिकॉज दिस पीरियड इज नेम्ड आफ्टर किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड दिस इज अ लैटिन वर्ड। ये जो इसका ओरिजिन माना जाता है वो किससे माना जाता है? कैरोलस। कैरोलस एक लैटिन फॉर्म है चार्ल्स की, तो चार्ल्स के लिए कैरोलस और कैरोलस से ही इसका नाम क्या पड़ गया? कैरोलिन पीरियड पड़ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि द मेजर किंग एट द टाइम वाज किंग चार्ल्स फर्स्ट, कवर्स अप्रोक्सीमेटली 1625 टू 1649। अब देखिए ये शुरू होता है एक्सेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट से और एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाई द किंग हिमसेल्फ वाज एक्सिक्यूटेड, ऐसा क्या हुआ था? ये भी मैं आपको एक हिस्ट्री का फैक्ट बताती हूं। देखिए क्या था, एक साइड तो थे यहां पर पार्लियामेंट, एक तरफ थी पार्लियामेंट और दूसरी तरफ थे चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट आप इसको यूं समझ सकते हैं जैसे आज के टाइम में हमारे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम डेमोक्रेटिक जो है काइंड ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा दे सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि पीपल जो इन द फेवर ऑफ पीपल जो काम करती है उसको डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी की दूसरी ही फॉर्म क्या है? पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट ही क्या है? डेमोक्रेसी का फॉर्म है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मींस जो शासन है वो किसके वेलफेयर में किया जाता है? वो पीपल के वेलफेयर। डेमो मींस पीपल, जो पीपल है वही, यानी लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और उनके सामने थे चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट थे एक मोनक थे। मोनक मींस ही वाज अ किंग, और वो जो है वो डिवाइन पावर जो है, डिवाइन पावर ऑफ अ मोनक या किंग में बिलीव करते थे। ठीक है, डिवाइन पावर ऑफ अ किंग। वो अपने आप को किससे? लॉ से भी ऊंचा मानते थे, यानी उनके और पार्लियामेंट के बीच में क्या रहता था? क्लैश रहता था। तो ये क्लैश जो है वो कई रूप में हमें देखने को मिलता था। जैसे चार्ल्स फर्स्ट ने शिपमेंट मनी जो है, शिपमेंट मनी यानी शिप मनी या टैक्स आप कह सकते हो, टैक्स जो है उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, और भी कि जो अपनी मनमर्जियां जैसे करनी थी चार्ल्स फर्स्ट ने, वो सारी की सारी मनमर्जियां कर रहे थे। लेकिन ये बात जो है ये पार्लियामेंट को पसंद नहीं आई। अब जो देखिए राजा जो कर रहा है वो प्रजा को पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? जो प्रजा है वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जाकर के क्या करेगी? बगावत करेगी, रिबेलियस होगी। तो यहां पर जो पार्लियामेंट्स हैं वो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ चले जाते हैं, यानी कि वो उनको सोचने लग जाते हैं कि कैसे हम चार्ल्स फर्स्ट को जो थ्रोन है उससे डिसेंड करें, यानी उसको कैसे थ्रोन से हटाएं और हमारा पूरा का पूरा पार्लियामेंट का ही वहां पे, यानी लोगों का ही शासन, लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम किया जाए। तो चार्ल्स फर्स्ट जो है उनको जो है पार्लियामेंट के जितने भी ये चीजें थी, कंट्रोवर्सीज थी, इनके बारे में जैसे ही पता चलता है तो ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर देते हैं, रूल आफ्टर रूल जो है ये मेक करना शुरू कर देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं किसी लॉ को नहीं मानता, मैं किसी पार्लियामेंट को नहीं मानता। अब पार्लियामेंट वालों के लिए चिंताजनक ये बात हो जाती है। तो पार्लियामेंट क्या फैसला लेती है कि इन्हें जो है चार्ल्स फर्स्ट को जो है डिसेंड करने से कुछ नहीं होगा, हमें इनको हैंग करना पड़ेगा, इनको बी हेड करना पड़ेगा। तो 30 जनवरी 1949 जो पार्लियामेंट जिसके था ओलिवर क्रॉमवेल, ये जो पार्लियामेंट वाली जो पार्टी थी ओलिवर क्रॉमवेल, इसके नेतृत्व में एक जो है आप कह सकते हो एक कमेटी थी। तो उसने क्या किया? 30 जनवरी 1949 को चार्ल्स फर्स्ट को बी हेड करवा दिया। तो आप कह सकते हो कि इसके बाद जो है ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो
वहां पर पार्लियामेंट के हेड के रूप में जो है आगे जाके रेन करेंगे। और अभी चार्ल्स फर्स्ट को जो है 1949 में क्या, सॉरी 1649, इट इज 1649, आई एम सॉरी, इट इज 1649। 1649 में जो है चार्ल्स फर्स्ट को बी हेड कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं इनके बी हेड के साथ ही, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के साथ ही कैरोलिन पीरियड का एंड हो जाता है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, नो मोर कंफ्यूजन एट ऑल। चार्ल्स फर्स्ट का एंड यहां पर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैरोलिन पीरियड 1625 टू 49 तक ही है। द वर्ड कैरोलिन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैरोलस, इसका मीनिंग चार्ल्स होता है। इट इज द फाइनल फेज ऑफ इंग्लिश रेनेसां ड्रामा before theaters were closed in 1642 by the Puritans during the English Civil War। अब देखिए क्या हुआ था, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम प्रजा ने चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ ही क्या कर दी थी, बगावत करती थी, और उस बगावत ने सिविल वॉर का जो है रूप ले लिया था। तो ये भी एक मेजर कारण था उनको बी हेड करने का। ठीक है, तो 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर जो है वो जब शुरू हुई थी और थिएटर्स जो है उनको क्लोज कर दिया गया था। तो ओलिवर क्रॉमवेल का 1649 के बाद जो आप कह सकते हो प्यूरिटन इंटरग्नम जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम में। और चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड जब 1649 में ये बी हेड हो जाते हैं उसके साथ ही खत्म हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फेमस राइटर्स। अब आपको जो है इनमें फेमस राइटर्स का नाम याद रखना है। एंड द वर्क्स रिटन बाय the works that were written by the John Ford and other writers were very important. देखिए, the very first one is John Ford. He is famous for psychological tragedy, dark passion and emotional intensity। देखिए ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है जैकोबिन पीरियड की राइटिंग्स में और कैरोलिन पीरियड की राइटिंग्स में। दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों मिजरेबल लाइफ, ठीक है, जो डार्क जो है ट्रेजेडी या फिर डार्क पैशन या आप कैसे साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ थ्रिलर, ट्रेजिक कॉमेडीज, इसके ऊपर जो है वो लिखते हैं। जस्ट लाइक हमने लास्ट पीरियड में देखा था, अपनी जो पहली वाली इससे पहले वाली क्लास है, कि किस प्रकार से वो राइटर्स जो हैं वो एक सेंटिमेंट्स के साथ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ वर्क्स जो है वो लिखा करते थे और उसमें ब्लड शेड या बहुत इंटेंसिटी के साथ दिखाया जाता था, जस्ट लाइक कैरोलिन पीरियड। तो कैरोलिन पीरियड में भी ऐसा ही था। तो मैंने यहाँ पे कुछ बाइफरकेट करके आपको नहीं बताया है, इससे पहले मैं आपको बाइफरकेट करके हर एज को बता रही थी। तो कैरोलिन और जैकोबिन पीरियड्स की जो राइटिंग है दे आर समवट सिमिलर। तो यहाँ पे जो जॉन फोर्ड हैं उनके जो वर्क्स हैं वो फेमस है साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी के लिए, डार्क पैशन के लिए और इमोशनल इंटेंसिटी, मतलब उनमें इमोशंस भर भर के डाले गए और बहुत ही इंटेंस इमोशन जो है उनको शो किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका टिस पिटी शी इज हो। ठीक है, टिस पिटी शी इज हो। तो ये जो वर्क है ये कैरोलिन ट्रेजेडी का पार्ट माना जाता है। एज यू नो कि कैरोलिन पीरियड जो है 1625 से 1649 तक है, तो ये 1633 में लिखा गया है। इट मींस ए कैरोलिन पीरियड का जो है वर्क है। अब इसमें कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले वी हैव जियोवनी, एनाबेला, सोरेंजो एंड हिप्पोलिटा। दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस पिटी शी इज होर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। देखिए इसमें जो है जिवानी क्या होता है, वो एनाबेला का ब्रदर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, जिवानी और एनाबेला जो है, एनाबेला इज प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड ऑफ हिज ओन ब्रदर, हर ओन ब्रदर। तो आप देखिए जो ये इनका ब्रदर है एनाबेला का, इन दोनों के ही जो है आप कह सकते हो लाइसेंशियस जो है रिलेशनशिप है, दोनों के अवैध जो है रिलेशनशिप है। सोरेंजो जो है वो इसका हस्बैंड होता है। सोरेंजो कौन है, यानी जिवानी जो है इसका सोरेंजो क्या होगा, इसकी सिस्टर का हस्बैंड। हिप्पोलिटा क्या है, सोरेंजो की फॉर्मर लवर। यानी यहां पर आप कह सकते हो इन दोनों का आपस में जो है ब्रदर सिस्टर हैं बट स्टिल दे लव ईच अदर। ठीक है, इनके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है ब्रदर सिस्टर वाले। एंड दे बोथ आर लवर्स टू। यहाँ पे सोरेंजो जो है एनाबेला का हस्बैंड है। तो देखिए होता क्या है, हम इसमें समरी में देखेंगे कि इनके दोनों के बीच में लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंड शी इज प्रेग्नेंट विद हर ब्रदर्स चाइल्ड। तो आप देखिए इसकी समरी आगे। आपको कैरेक्टर्स याद तभी रहेंगे जब आप इनकी समरीज को ध्यान से देखोगे। देखिए दिस वर्क centers a shocking incestuous love between Giovanni and his sister Annabella। जैसे कि मैंने अभी बताया, Giovanni is highly educated but morally corrupted. This is the most important line because this shows that this tragedy
may be written in your Jacobean period or in Caroline period, because both the periods write in the same way. तो ये देखिए कि morally corrupted क्या होता है कि कोई बंदा बहुत highly educated हो, it means he has some civic sense, he or she has some moral values, but यहाँ पे lack of moral values. जैसे हमने पिछले एज में देखा था कि जो जितना प्योर दिखता है वो उतना प्योर होता नहीं है, मतलब रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो यहाँ पे जो जैकबियन और या कैरोलिन पीरियड है उसमें क्या है कि वो एजुकेटेड तो है बट मॉरली करप्टेड, uncontrolled passion hai. That's why he confesses his love to his own sister Annabella, and eventually she reciprocates. Reciprocates means she also said yes to his approaches. तो अब आप समझ सकते हैं कि they were both morally आप कह सकते हो corrupted. Their secret affair results in Annabella's pregnancy. To hide the scandal, Annabella marries Sorenzo. अब वो क्या करती है कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, तो in a hurry she marries Sorenzo. Sorenzo later discovers the truth and becomes enraged. Enraged means वो गुस्सा होगा obviously कि जब किसी को ये पता चले कि before marriage his wife is already pregnant, तो कितना उसको जो है इस बात से वो लगा होगा, बहुत ठेस पहुंची होगी. Meanwhile Hippolyta seeks revenge on Sorenzo. अब देखिए दूसरी तरफ हिप्पोलिटा है, she loves Sorenzo की how dare he, कि मुझे इसने चीट किया, तो वो भी उससे क्या करती है, सोरेंजो से रिवेंज लेने की सोचती है. देखिए ये समरी बताने का मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है, ना आपको एंटरटेन करना नहीं है. एंटरटेनमेंट के साथ साथ आई जस्ट वांट टू इंस्ट्रक्ट यू. व्हाई इंस्ट्रक्ट यू? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि इसकी जो थीम है वो कैसी है, क्योंकि देखिए रिवेंज है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे मोरली करप्टेड जो है सोल्स दिखाई गई हैं, तो ये रिवेंज है, ब्लडशेड है, करप्शन है, ये सब किसके फॉर्म्स हैं? ये फॉर्म्स ऑफ ट्रेजेडी हैं, और जो कि कैरोलिन और जैकबियन पीरियड की खास जो है आप कह सकते हो ट्रॉप्स में से एक मानी जाती हैं. तो आपको ये इसलिए मैं बता रही हूं. वास्क ये क्या होता है, ये एक स्लेव होता है इनका, है ना, एक आप कह सकते हैं एक नौकर है. मैनिपुलेट्स इवेंट्स क्लेवरली एंड वायलेंटली. इन द ट्रेजिक क्लाइमेक्स क्या होता है, जिवानी मर्डर्स एनाबेला. अब जिवानी क्या करता है, एनाबेला को ही मार देता है. appears carrying her heart on his dagger during a banquet and is finally killed himself. Many other characters die as revenge and chaos consume the court. अब आपको पता है कि जब भी ट्रेजेडी होती है तो उसमें इंटेंस इमोशंस दिखाए जाते हैं, जैकबियन में भी और कैरोलिन में भी. जैसे इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है. पहले तो एनाबेला को जो है, जिवानी जो है वो एनाबेला को मर्डर करता है एंड देन ही किल्स हिमसेल्फ. तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो वर्क है ये जस्टिफाई करता है दैट द कैरोलिन पीरियड इंटेंसिफाइज द इमोशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो है ये लिखते ही थे. अब देखिए आफ्टर जॉन फोर्ड वी हैव फिलिप मैसेंजर. जॉन फोर्ड टिस पिटी शी इज होल, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इस वर्क को आपने ध्यान रखना है. ऑल मेजर कैरेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइटर फिलिप मैसेंजर. देखिए ये कैसे लिखते थे, सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में. इनके थीम्स पॉलिटिकल होते थे, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस हम लोग पढ़ते हैं विक्टोरियन एज में, वैसे इनके वर्क्स में क्या है, रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन जो है उनके वर्क्स में हमें दिखता है, यानी रियलिज्म हमें इनके वर्क्स में दिखता है. जो सोसाइटी यानी सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में जो बात करेगा ऑब्वियसली वो रियलिज्म ऑफ द सोसाइटी यानी सोशल रियलिज्म ऑफ द सोसाइटी की तो ऑब्वियसली बात करेगा ही. सो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि फिलिप मैसेंजर के जो वर्क्स हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन पे बेस्ड होते थे. अब इनके भाई इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, तो देखिए वैसे तो मेजर वर्क्स इसके हैं अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, ठीक है, ओल्ड डेट्स, द रोमन एक्टर एंड द सिटी मैडम. ये 3 जो वर्क्स हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सो यू शुड स्टडी ऑल द 3, बट एक जो हम यहाँ पे मेजर वर्क है इनका अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, ये हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए यहाँ पे ये वर्क जो लिखा गया था 1625 में, जो पिछला वर्क था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टिस पिटी शी इज और जो है वो कौन से ईयर में लिखा गया था, ये पहले आया था या वो पहले आया था. यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. देखिए इसका जॉनर जो क्या है, कॉमेडी प्लस सोशल सेटायर है. अब देखिए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, ये क्या है आपकी, ये कॉमेडी या फिर आप कह सकते हो सोशल सेटायर का एक रूप है, क्योंकि आपको पता है फिलिप मैसेंजर जो हैं वो कैसे लिखते हैं, सोशल, पॉलिटिकल और रियलिस्टिक कैरेक्टराइजेशन के साथ अपने वर्क्स को लिखते हैं. तो इनका जो है सोशल सेटायर है. इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर है सर गाइल्स ओवररीच,
ये ग्रीडी लैंडलॉर्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है? सर गाइल्स ओवररीच। देन वी हैव उसकी बेटी, उनकी बेटी का नाम है मार्गरेट। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज डॉटर? मार्गरेट। और एक वेल बोर्न है बट ही इज अ पुअर जेंटलमैन, आपको ये ध्यान रखना है। एक लोवेल नाम से करेक्टर है, ही इज अ नोबल मैन। तो आपको ये 4 करेक्टर्स ध्यान रखने हैं। सर गाइल्स ओवररीच ग्रीडी लैंडलॉर्ड होता है, मार्गरेट डॉटर ऑफ ओवररीच, वेलबोर्न जो है वो वेलबोर्न तो है बट पुअर जेंटलमैन है, लॉवेल इज अ नोबल मैन। तो आपको जो है ये 4 करेक्टर्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए इसकी थोड़ी समरी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है सर गाइल्स ओवररीच बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही रूथलेस एक लैंड ओनर होता है जो हर किसी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है जो उसके अराउंड आता है, टू गेन वेल्थ एंड पावर। आपको पता है जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, इज इट सो? ठीक है, तो ये यहां पर भी देखिए इस एज में भी, जहां कैरोलिन पीरियड हमसे बहुत जो है डेकेड्स पहले की बात है, अराउंड 1625 में लिखा गया, उस टाइम पे क्या है? पावर एंड पैसा बोथ आर सेम, ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ही वांट्स हिज डॉटर मार्गरेट टू मैरी द एरिस्टोक्रेटिक। अब देखिए वेल बोर्न की कितना ही अच्छा ब्रॉटअप क्यों ना हुआ हो, बेचारा पुअर है, कौन जो है फादर चाहेगा कि अपनी डॉटर की शादी किसी पुअर जो है बंदे से हो, चाहे कितना ही ऑनेस्ट क्यों ना हो, कितना ही वेल ब्रॉट क्यों ना हो। तो वो क्या चाहता है कि नोवेल के साथ, क्योंकि नोवेल क्या है? एक एरिस्टोक्रेटिक पर्सन है, बहुत ही रिच क्लास से बिलोंग करता है, तो वो चाहता है कि उससे शादी हो, इंप्रूव द फैमिली स्टेटस। अब क्यों चाहता है ऐसा? ताकि उसकी फैमिली, यानी जो ओवररीच है वो ग्रेडी है, ऑलरेडी हिज लैंडलॉर्ड, बट वो अपनी वेल्थ को और इंक्रीज करना चाहता है, अपने स्टेटस को और हाई करना चाहता है, तो इसलिए वो दामाद लाना चाहता है एक रिच। तो वो कहता है मेरे फैमिली का स्टेटस बढ़ेगा। हाउएवर लोवेल क्या करता है? रिजेक्ट्स द आइडिया बिकॉज ही डिस्पाइजेस ओवररीच करप्शन। लेकिन आपको पता है लोवेल इज अ नोबल मैन, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन जब ओवर रीच की, यानी रीच क्या करना, या ओवर रीच, सर गाइल्स ओवर रीच करना चाहता है, मतलब अपनी धन दौलत को और बढ़ाना चाहता है, करप्टेड इंसान है, तो ये तो नोबल मैन हुआ। तो लोवेल जो है रिजेक्ट कर देता है इस आइडिया को कि नहीं नहीं मुझे नहीं जमी ये बात। ठीक है, मीनवाइल वेलबोर्न वंस रीन्ड बाय ओवररीच क्लेवरली रीगेन हिज सोशल स्टैंडिंग विद हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। अब वेलबोर्न क्या करता है बेचारा, किसी टाइम तो पुअर हुआ करता था, बट ही वाज अ जेंटलमैन विद द स्कैफोल्डिंग ऑफ हिज फ्रेंड्स। जो उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने जब उसकी मदद की, स्कैफोल्ड किया उसको, तो उसने क्या, अपनी जो वेल्थ है या अपना जो स्टेटस है उसको क्या कर लिया, उसने अपनी स्टेटस को रीगेन, मतलब वो रिच हो गया, वो भी सोशल स्टैंडिंग में लाई करने लगा। Overreach becomes increasingly obsessed with power and control, and eventually his schemes collapse and he descends into madness. अब क्या होता है कि ओवररीच, वो तो अमीर हो गया, लेकिन ओवररीच को किसने? लोवेल ने जो है रिजेक्ट कर दिया उसके आइडिया को। अब उसके अंदर तो लस्ट है, उसके अंदर तो ग्रीड है मनी को लेकर के, तो वो लास्ट में क्या होता है, जब उसकी सारी स्कीम जो है कोलैप्स होती हुई नजर आती है, यानी सारी स्कीम्स उसको लगता है कि अब मैं सब तरीके से फेल हो चुका हूं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं जैसा मैं चाह रहा हूं, तो ही डिसेंड्स इनटू मैडनेस। तो वो मैडनेस में डिसेंड हो जाता है, मतलब वो ही टर्न्स इनटू अ मैड पर्सन, वो पागल हो जाता है काइंड ऑफ। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से सोशल सेटायर है कि कैसे लोग पैसा होते हुए भी हाई पैसा और पैसा इस तरीके से जो है दुनिया में कमाने में लगे रहते हैं। तो देखिए ये कॉमेडी भी है प्लस सोशल सेटायर भी है। ओवर रीच और ज्यादा, कितना रीच करोगे, ऑलरेडी इतने रिच हो तुम, कितना और रीच करोगे, तो ओवर रीच से हमें पता चल रहा है, यानी जिस टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं उसी टाइप के जो है उनके नाम है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कैरोलिन पीरियड में बहुत ही मास्टरफुली जो है राइटर्स ने लिखा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जेम्स शर्ले। देखिए वी हैव डिस्कस्ड जॉन फोर्ड, टिस्पिटेशीज और फिलिप मैसेंजर, हमने इनका वर्क भी देखा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइटर, जेम्स शर्ले। ठीक है, कॉट कॉमेडी के लिए फेमस, एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट और सोशल सेटायर। फिलिप सिडनी की तरह सोशल सेटायर के लिए ये भी फेमस है। अब देखिए इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो है लेडी ऑफ प्लेजर, द कार्डिनल एंड हाइड पार्क। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट इनके वर्क है। अब लेडी ऑफ प्लेजर जो है ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो सब बच्चे जो है इस क्वेश्चन पे इतना फोकस नहीं करेंगे। टिस्पिटेशीज और सबको पता होगा, ठीक है, गाइल्स ओवररीच के बारे में सबको पता होगा, लेकिन फिलिप मैसेंजर का द लेडी ऑफ प्लेजर जो है इसको कोई भी डिटेल में नहीं पढ़ता। वो इसको लेट इट बी कि ठीक है, जैसे नाम पढ़ लिया बहुत है कि हाँ ये इसका वर्क है, हाइड पार्क है ये इसका वर्क है, ठीक है चल जाता है। तो लेकिन आपको क्या मैं यहाँ पे डिटेल दे रही हूँ सो दैट अगर इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आप इसको इजिली जो है कर सके। देखिए
लेडी बॉर्नवेल एरिस्टोक्रेटिक वाइफ होती है, सर थॉमस बॉर्नवेल उसके हस्बैंड हैं, एंड किकशॉ एक फैशनेबल फूल होता है। तो पूरा का पूरा जो लेडी ऑफ प्लेजर है ये इसके ऊपर बेस्ड है। अब देखो लेडी ऑफ प्लेजर का मतलब क्या है, आपको इससे पता चल रहा होगा टाइटल इटसेल्फ कि जो लेडी ऑफ प्लेजर मतलब जिसको प्लेजर इन प्लेजर चाहिए लाइफ में, शी वांट्स टू बी एरिस्टोक्रेटिक वुमेन, शी वांट्स टू बी फैशनेबल वुमेन, शी वांट्स टू बी कॉल्ड द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट वुमेन। तो ये इस प्रकार की जो है लेडी बॉर्नवेल एक कैरेक्टर होती हैं। तो आपको लेडी बॉर्नवेल के बारे में पता होना चाहिए कि शी इज द कैरेक्टर इन लेडी ऑफ प्लेजर रिटन बाय जेम्स शर्ले। शी इज ऑब्सेस्ड, एक तो होता है ना कि चाहना सिंपल कि आई वांट दिस ओनली, एक विश होती है, और एक होता है ऑब्सेशन। सो ये ऑब्सेशन लीड्स टू डिजास्टर। तो यहां पर जो बॉर्नवेल है वो लग्जरियस सिटी लाइफ को इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है, एंटरटेनमेंट, फैशनेबल मींस बार में जाना, जो है एंजॉय करना, किटी पार्टीज को एंजॉय करना, फुल पैसा जो है उड़ाना, इस टाइप की जो है लेडी बॉर्नवेल होती है। लेकिन उसका हस्बैंड जो है सर थॉमस, वो बेचारा सोचता है मैं कमाता ही रहूं, ठीक है। ही वाज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द एक्स्ट्रावेजेंस या एक्सेसिव प्लेजर ऑफ हिज वाइफ लेडी बॉर्नवेल। तो वो क्या करता है, वो वरी होता है एक्सेसिव प्लेजर एंड वैनिटी, वैनिटी मीन्स होता है शो ऑफ, जो उसकी वाइफ शो ऑफ करती है वो उससे बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, चिंतित है, एंड वो सोचता है कि दीज टू फैक्टर्स आर मोरली डेंजरस, कि किस प्रकार के दलदल में जो है माय वाइफ इज डिसेंडिंग इनटू द मैडनेस, ऑब्सेशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ही वाज कंसर्न्ड, ही अटेम्प्ट्स टू रिफॉर्म हर बिहेवियर, वो चाहता है कि वो उसका जो है बिहेवियर को रिफॉर्म करे। तो क्या ऐसा वो कर सकता है, इसको आप थोरली पढ़ें। द प्ले सैटिराइज्ड एरिस्टोक्रेटिक एक्स्ट्रावेजेंस, अब आपको पता चली गया कि ये सोशल सैटायर है। हाउ इट इज सोशल सैटायर, बिकॉज इट सैटिराइज एरिस्टोक्रेटिक एक्स्ट्रावेजेंस एंड शैलो सोशल वैल्यूज, यानी वो मॉरली कितनी भी करप्ट क्यों ना हो, वो अपने आप को ऐसे दिखाती है कि आई एम द वंडरफुल वुमेन, मुझसे ज्यादा जो है मॉरली आप कह सकते हो मॉरल वैल्यू वाली हाईली जो है एजुकेटेड वुमेन कोई हो ही नहीं सकती। इस तरीके से वो प्रिटेंशियस होती है, ऐसे दिखावा करती है। सो ये आप कह सकते हो कि सैटिराइज करता है एरिस्टोक्रेटिक जो एक्स्ट्रावेजेंस यानी फिजूल खर्ची को, एंड शैलो सोशल वैल्यूज यानी बहुत ही दिखावे की दुनिया को। इवेंचुअली क्या होता है, लेडी बॉर्नवेल रियलाइजेस द एम्प्टीनेस ऑफ हर लाइफस्टाइल एंड रिकंसाइल्स विद हर हस्बैंड। अब क्या होता है, he wants to reform her, लेकिन एट द एंड ऐसा होता भी है, क्या होता है, वो उसे पता चलता है कि जो वो इन चीजों में डिसेंड हो रही है, दैट इज द होलोनेस ऑफ हर लाइफ, वो सब क्या है, एम्प्टीनेस है, होलोनेस है, उनका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, और वो अपने हस्बैंड के साथ रिकंसाइल कर लेती है, एट द एंड हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, देखिए जॉन फ्लेचर। Again, we have John Fletcher, very important writer. He is known for tragicomedy and Beaumont and Shakespeare. ये important है। देखिए The Two Gentlemen of Verona, ठीक है, ऐसा ही कुछ जो है वर्क का नाम है शेक्सपियर का। तो उसमें ब्योमाउंट एंड फ्लेचर ने जो है कोलैबोरेशन किया है शेक्सपियर के साथ, ठीक है। द टू नोबल जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऐसा है उसका टाइटल। तो उसमें ब्योमाउंट एंड फ्लेचर ने कोलैबोरेशन किया है शेक्सपियर के साथ, यानी शेक्सपियर ने जॉन फ्लेचर और ब्योमाउंट के साथ राइटिंग्स अपनी लिखी हैं। तो आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है कि ये ट्रेजिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और प्लस अपने कोलैबोरेटेड वर्क्स के लिए भी जाने जाते हैं। अब इनके इंपोर्टेड वर्क्स कौन से हैं, एक तो है फिलास्टर और एक है द मेड्स ट्रेजेडी। देखिए ये दोनों के दोनों जो वर्क है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। आपको जो है बहुत डिटेल में ईच एंड एवरी राइटर का जो है, ईच एंड एवरी वर्क का जो है करेक्टराइजेशन पता होना चाहिए। कि अगर फिलास्टर है तो वो तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि फिलास्टर जो है वो कौन से वर्क में है। उसके खुद फिलास्टर यानी ट्यूटुलर करेक्टर का नाम ही फिलास्टर होता है, उसमें जो नाम से उसका वर्क है उसी नाम से उसका करेक्टर भी है, ठीक है। तो आपको बिलेरियो एंड आर्थ्यूजा जो है, इन दोनों के नाम ध्यान रखने कि ये दोनों के दोनों फिलास्टर में है। एक्चुअली होता क्या है, आर्थ्यूजा जो है शी इज द प्रिंसेस, और जो बिलेरियो है ये डिस्गाइज में है, यानी ये एक गर्ल है बट ये बॉय के वेश में है, ठीक है। डिस्गाइज मतलब भेष में होना, और ये एक लॉयल पेज के रूप में, पेज बॉय होते हैं मैसेंजर। तो बिलेरियो जो है ये डिस्गाइज्ड फॉर्म में है, इसका रियल नेम अलग होता है, ये एक लड़की होती है बट ये बिलेरियो के नाम से बॉय बनके यानी लॉयल पेज बनके फिलास्टर के कोर्ट में काम करती है, ठीक है। तो देखिए क्या इसकी स्टोरी है। फिलास्टर होता है,
एक राइटफुल हेयर टू द थ्रोन। एक्चुअली क्या है कि फिलास्टर जो है उसका एक अपना खुद का किंगडम होता है, लेकिन एक अनदर जो पर्सन है वो उसके किंगडम को आकर के हड़प लेता है, ठीक है, सीज कर लेता है और उसको फिलास्टर को उसके किंगडम से बाहर कर देता है। लेकिन फिलास्टर चाहता है कि वो उसका राइटफुल हेयर है और उसी को वो किंगडम मिले। तो वो जो है अपने किंगडम को पाने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल इंट्रीग जो है वो क्रिएट करता है, उसको पॉलिटिकली डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। वो ही फॉल्स इन लव विद प्रिंसेस आर्थुजा एंड पॉलिटिकल इंट्रीग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट टेंशन। फिलास्टर बिकम्स जेलस आफ्टर सस्पेक्टिंग आर्थुजा ऑफ इनफाइडेलिटी। इनफिडेलिटी का मतलब होता है डिसलॉयल्टी, involving Bellario, who is actually a disguised woman deeply devoted to him. Violence, emotional conflict, and accusations, but eventually misunderstandings are resolved. Unlike pure tragedy, the play concludes with reconciliation and restoration. देखिए, ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का एंड कैसा होगा? कॉमेडी मीन्स हैप्पी एंडिंग और ट्रेजेडी मीन्स सैड एंडिंग, ठीक है, सैड नोट पे एंड होना। लेकिन इसका देखिए आप, इसकी स्टार्टिंग जब होती है तो फिलास्टर और आर्थुजा वर इन लव, दोनों लव में होते हैं। बट एक्चुअली होता क्या है कि बेलारियो जो है, यानी जो लड़की के भेष में, लड़के के भेष में लड़की है, वो भी फिलास्टर को लव करती है, ठीक है। तो फिलास्टर को जो है बेलेरिया लव करती है, बट वो लड़के के भेष में तो वो उसको इजहार नहीं करती। होता क्या है कि आर्थुजा जो है बेलारियो एक दिन आपस में बात कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही हैंडसम लग रही होती है ना लड़के के भेष में। तो फिलास्टर सोचता है कि आर्थुजा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसके साथ? बेलारियो के साथ। तो दोनों को वो सोचता है कि आर्थुजा उसके साथ इनफिडेलिटी कर रही है, उसके साथ डिसऑनेस्टी कर रही है, तो वो सस्पेक्ट करता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, पता चलता है कि जिसको वो लड़का समझ रहा था वो तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की है। तो ये एंड हो जाता है रिकंसिलिएशन एंड रेस्टोरेशन के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आपको जो है यहाँ पर मैंने फिलास्टर बता दिया है। आपको द मेड्स ट्रेजेडी जो है, इस वर्क को जो उन्होंने ब्योमाउंट के साथ लिखा था, इसके बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करके यू हैव टू राइट द कैरेक्टर्स एंड द रिलेशनशिप इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके।